चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। क्या नाम है? मटेरियल कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। बेसिकली जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो आपको मैंने कहा था इंट्रोडक्शन थोड़ा बोर होता है लेकिन मज़ा आता है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करता है। चलिए इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था कि हम लोग को लाइन बाय लाइन कौन सी स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है कॉस्टिंग की। सबसे पहला टॉपिक उठाना है मटेरियल कॉस्टिंग। बेसिकली जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, पेन ऑन कर दीजिए। जब हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो क्यों सबसे पहले मटेरियल आता है? मैंने कहा था तीन कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट के बेसिस पर कॉस्ट को तीन पार्ट में तोड़ा गया है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट और बाकी होते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अगर मैं ये कहूं कि हम कॉस्टिंग को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें, कॉस्ट रिडक्शन कर सकें, डिसीजंस ले सकें। हमें लगता है कि हमने चाय ज़्यादा पीते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो चाय बहुत ज़्यादा पीता हूं। एक दिन में लगभग 7 से 8 कप हो जाते हैं, ठीक है ना? क्यों? ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर 20 का मल्टीप्लाई करूं तो मैं डेली अकेले देखो तो 160 की चाय पी जाता हूं। और तुम लोग देखते होगे मैं पानी का बॉटल भी मंगवाता हूं। तो अगर देखो तो महीने में कितना हुआ? इसकी तो मैं चाय पी है कि नहीं? और अगर मैं वाटर की बात करूं तो डेली 2 बॉटल के हिसाब से यानी 6000 का तो मेरा ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, छोटी सी चीज का, चाय और पानी, है ना? हम अपनी कॉस्ट को बर्बाद नहीं कर रहे, खर्चा नहीं बढ़ा रहे। फालतू का खर्चा है ना? न पानी पियो न चाय पियो, है कि नहीं? अरे इंसानों, अगर यही छोटी छोटी चीज पर खर्चे पर ध्यान देंगे, है कि नहीं? पंखा बंद कर देना, बंद करो। अरे ऐसे ही बोल रहा हूं, लाइट जा रही है उसमें तो उसके बिना भी काम हो सकता है। ऐसे थोड़ी काम होता है। वो तो सही में चला था बंद करने, ऐसे नहीं ना काम होता। मेरी बात समझना। ये जो पेजेस हम आप लोगों को असाइनमेंट का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें फॉन्ट लेवल 11 और 12 होता है। कल से हम 9 लिखेंगे। मेरी 4 पेजेस पर स्टूडेंट बचेंगे एक एक चैप्टर में। अब ये सब सोचेंगे, सोचो लेकिन तरीके से सोचो। कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो, कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हो। मेरे बिजनेस का टोटल टर्नओवर 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, 2 मिनट के लिए, कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ है और अगर 50 करोड़ के बिजनेस के टर्नओवर पे हम 5 लाख रुपए की चाय के पीछे और पानी के पीछे पड़ जाएं तो इसका डिसीजन लेना उचित रहेगा पहले, या जो 20 करोड़ का जो मटेरियल मैं खरीद रहा हूं उसके लिए डिसीजन पहले लूं? है कि नहीं? मेरी बात समझना। साल भर में 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए के खर्चे के पीछे पड़ूं या 20 करोड़ का जहां खर्च हो रहा है वहां पहले देखूं? प्रायोरिटी कहां देंगे? सबको लगा दो चाय पानी बचाने के चक्कर में और मटेरियल कॉस्ट बर्बाद हो रही है एक दिन में 2-2 लाख रुपए, उस पर ध्यान मत दो। ऐसे होता है क्या डिसीजन? हम लोग फोकस करते हैं जहां पर कम एफर्ट्स में ज्यादा सेविंग हो सके। इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स में कम सेविंग होगी और इसमें कम एफर्ट्स में ज्यादा सेविंग हो जाएगी। हाँ या ना? तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को। उसी तरह जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर्स या कंपोनेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं कि अगर ये पेन है, इस पेन पे अगर कॉस्ट लगी है तो मान लेते हैं 20 रुपए का मटेरियल लगा है, 15 रुपए का लेबर लगा है और 8 रुपए का ओवरहेड लगा है। मान लेते हैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में ये कंपोनेंट लगे हैं, 43 रुपीज की टोटल कॉस्ट आई। नाउ व्हाट विल बी द priority of you
टू कंट्रोल द कॉस्ट और टू रिड्यूस द कॉस्ट, विल इट बी ए ओवरहेड और लेबर फर्स्ट? क्या आप लेबर और ओवरहेड पर पहले फोकस करेंगे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मटेरियल को? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है और हमें मालूम है कम एफर्ट्स में ज्यादा कॉस्ट हम यहां से सेविंग कर सकते हैं, ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस को। उसके बाद हमारा सेकंड प्रायोरिटी होता है इसका, और इसके बाद हमने ये नहीं कहा इसको छोड़ दो, हमने एक बार भी नहीं कहा इसको छोड़ दो। बात समझ में आई? कहने का मतलब तीनों को लेकर के चलना है, लेकिन प्रायोरिटी देते हुए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मटेरियल कॉस्ट। अब समझ में आया क्यों? तो हम लोग पहले मटेरियल कॉस्ट को पढ़ते हैं। अच्छा, मटेरियल, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज की बात हम नहीं, हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों की बात करते हैं। क्या फर्क होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज में? प्रोडक्ट में मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगता है और ओवरहेड भी लगता है। सर्विस में लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है, मटेरियल ही तो नहीं लगता, बाकी सब लगता है। मेरी बात समझ गए? मटेरियल लगता भी है तो बहुत ही नॉमिनल, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, बहुत नॉमिनल मटेरियल लग रहा है, और यही पेन बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल लग रहा है। दोनों में फर्क समझ में आई? तो सर्विस में मटेरियल ना के बराबर या बिल्कुल नहीं लगता, और प्रोडक्ट में मटेरियल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? तो ये फर्क होता है, इन तीन को मिलाने से प्रोडक्ट बनता है और इन दो को मिलाने से सर्विस बनती है। फर्क समझ में आया? पक्की बात है। हम इसकी भी बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। मटेरियल दो तरीके का होगा, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा या तो लेबर। दो तरीके का होगा, या तो डायरेक्ट लेबर होगा या तो इनडायरेक्ट लेबर होगा। ओवरहेड दो तरीके का होगा, या तो डायरेक्ट ओवरहेड होगा या तो इनडायरेक्ट ओवरहेड होगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? हम जब बात करते हैं कंट्रोल की, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ओवरहेड, हम लोग किस चैप्टर में डिस्कस करेंगे? ओवरहेड में। इनडायरेक्ट मटेरियल किस चैप्टर में जाएगा? ओवरहेड में। इनडायरेक्ट लेबर किस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा? ओवरहेड में। और ओवरहेड में ओवरहेड तो डिस्कस होगा ही होगा। अब बात समझ में आई? यानी जब हम मटेरियल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम किस तरह के मटेरियल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और लेबर चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरह के लेबर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम केवल कॉस्ट कंट्रोल की बात नहीं करते, कॉस्ट रिडक्शन की भी बात करते हैं और डिसीजंस लेने की भी बात करते हैं। सर ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं मटेरियल में, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? जरा देखो, हम जब भी आज के बाद सोचेंगे कॉस्टिंग को, हम किसी छोटी मोटी यूनिट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। यूनिट्स मतलब इसकी नहीं, फैक्ट्री के एक लार्ज प्रोडक्शन लेवल के बारे में बात करेंगे, जहां करोड़ ऑफ रुपीस का प्रोडक्शन होता है। सोचना ही है तो लार्ज लेवल पर सोचो, क्यों एक गुमटी की बात कर रहे हो? मेरी बात समझना है कि नहीं? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की बात करेंगे जहां पर मटेरियल है, बड़े बड़े गोडाउन बने रहते हैं। ये इतना बड़ा गोडाउन है। सर इतना बड़ा गोडाउन कहाँ पे है? छोटा सा गोडाउन है। अरे नहीं, ये देखो ना, ये मेन दरवाजा है इसका, यहाँ 3 ट्रक खड़ी हैं। अब सोचो कितना बड़ा गोडाउन है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये इस तरह के गोडाउन्स की बात करेंगे, वहां पर मटेरियल की कंट्रोल की बात करते हैं। अगर मटेरियल 15 रुपए का है, अगर मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल 15 रुपए का है, तो उसमें अगर क्या हम 1-1, 2-2 पैसे की बात करेंगे?
एक एक दो दो पैसे की बात करोगे क्या तुम उसमें? हम जब भी कंट्रोल की बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एक एक दो दो पैसे की बात करेंगे क्या? हाँ, अरे एक एक दो दो पैसे से समुद्र बनता है। सोचो, मैंने कहा बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस की बात करें, लाखों यूनिट्स बन रही हैं, उन लाखों यूनिट्स में अगर दो दो तीन तीन पैसा भी अगर ऐड ऑन करो तो काम तो बन गया, है कि नहीं? इन टोटालिटी मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तेजी से गिरती है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज के बाद जब हम मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे तो हम केवल डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। आज के बाद जब भी हम किसी प्रोडक्शन हाउस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री की बात करेंगे तो एक लार्ज लेवल के प्रोडक्शन हाउस की बात करेंगे, छोटे मोटे फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहे। ये दिमाग में रहेगा? अच्छा सर, डिफरेंस क्या? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? मटेरियल में फर्क क्या है? डायरेक्ट मटेरियल किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको कहेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज द पोर्शन ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ अगर मैंने कहा इस पेन को बनाने में जो प्लास्टिक यूज हुई है वो यूज हुई है 3 रुपए पर पेन, ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल? ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट कॉस्ट, चाहे मटेरियल की, चाहे लेबर की, चाहे ओवरहेड की, is the cost which can directly be attributable over the product or services। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो किसी मटेरियल पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट या सर्विसेज पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सके। हम जानते हैं कि इस पेन में 3 रुपए का मटेरियल लगा है तो डायरेक्टली इसी पेन में लगा है ना। हम कह सकते हैं इस पेन में 3 रुपए का मटेरियल लगा है, 2 रुपए की लिड लगी है, बोल सकते हैं ना। तो दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल। तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। नाउ टेल मी द एग्जांपल सर। इस पेन को बनाने में जब ये पेन गिर रही थी ऊपर से, तो जमीन पर गिर रही थी, मान लेते हैं जमीन पर गिर रही थी, और जब जमीन पर गिर रही थी तो धूल मिट्टी लग रही होगी, उसको ऐसे उठाकर पैक करते हैं, उस पर कपड़ा मारे। चलो मैंने 2 लोगों को लगाया, मैंने इधर एक साइड बैठाया, मैंने कहा जैसे जैसे पेन आती जाए उसको साफ करना, फिर पैकिंग के लिए रखना। अब वो लोग साफ कर रहे हैं, एक आदमी इतना चमका रहा है कि कपड़ा उसका हर दिन घिस जा रहा है कि नहीं, और दूसरा आदमी ऐसा कर रहा है कि 1-1 महीने तक उसका कपड़ा घिस नहीं रहा। अब एक आदमी के कपड़े की कीमत 5 रुपए, दूसरे आदमी के कपड़े की कीमत 5 रुपए है, तो मटेरियल ही। लेकिन अब बताओ इसमें कितने रुपए का कपड़ा लगा? नोबडी नोस, कोई नहीं बता सकता। एट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, कर भी सकते हो तो बहुत नॉमिनल पैसा आएगा, 0.002313 ऐसे करके आएगा, हाँ या ना? या तो नहीं कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट आएगी। अच्छा, मैंने मशीन चल रही थी, ग्रीस कम हो गई, मैंने ग्रीस डाली, अभी ग्रीस डाली 10,000 यूनिट्स निकली, 1 किलो में 20 रुपए की ग्रीस गई। अब 20 रुपए को 10,000 यूनिट्स में बांटोगे तो 2 1 पैसा आएगा। अच्छा, अगली बार फिर 1 किलो ग्रीस डाली, 1,00,000 यूनिट से निकल गई। अब 20 रुपए को 1,00,000 में डिवाइड करो। ऐसे होता है क्या कभी? ऐसे तो कॉस्ट को एट्रीब्यूट करते रह जाओगे, और पॉसिबल भी नहीं है। डायरेक्टली तो हम एट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे कि एक पेन में कितने रुपए की ग्रीस लगी, और हम देख रहे हैं तो लग नहीं रही हाथ में, है कि नहीं? बात समझना। तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेबल, इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, दैट्स इट। जिसको हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आया हम किस तरह के मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हम केवल डायरेक्ट मटेरियल की बात करें। इनडायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे? ओवरहेड में। हम जब लेबर चैप्टर की बात करेंगे तो डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे? ओवरहेड में। ओवरहेड में क्या पढ़ेंगे? बाकी बचे हुए सारे ओवरहेड्स, ठीक है ना? चाहो तो इसके लिए अलग चैप्टर बना सकते हो अगर इसका रेलिवेंट फैक्टर है तो। अगर ये रेलिवेंट अमाउंट है, मेजर पोर्शन है, तो इसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। दिस विल बी डिस्कस जस्ट लाइक योर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसके लिए कोई फर्क अलग से नहीं पड़ेगा, इसीलिए अलग से नहीं पढ़ाया जाता। इज इट क्लियर? चले
मेरी बात बिल्कुल दिमाग में बैठाना, मटेरियल कॉस्ट को हम यहाँ कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं ना। हम लोग यहाँ मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं ना, हाँ या ना? कंट्रोल कब करेंगे? जब खरीद लेंगे या जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे? मेरी बात नहीं समझ में आई। इसमें प्लास्टिक लगी है, लेकिन जब ये प्लास्टिक हम खरीदे उस समय कंट्रोल करेंगे, या मेरे गोडाउन में रख लिया उस समय से कंट्रोल करेंगे, या जब इस मटेरियल को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल रहे थे उस समय कंट्रोल करेंगे, या जब वो प्लास्टिक स्पेन में लग चुकी है तब कंट्रोल करेंगे? हम कंट्रोल कर कहां रहे हैं, कहां से करेंगे? अरे बोलो ना, हाँ घटिया जवाब। जब खरीद रहे, जब इसमें लग गई, अब इस पर कंट्रोल करने का कोई फायदा, उसके बाद फेंक दें। अब सुनो, जब तक ये प्लास्टिक, जब तुम सोच रहे थे खरीदना, कब खरीदने का सोच रहे थे तब से लेकर उसको खरीदने तक, उसको गोडाउन में रखने तक, उसको गोडाउन में रखने तक, उसको प्रोडक्शन में यूज करने तक, उसको प्रोडक्शन में यूज करने के बाद जब वो फिनिश्ड गुड्स में आ चुका है तब तक, और जब तक वो मेरे पास वेयर हाउस में पड़ा हुआ है सेल करने के लिए गोडाउन में, तब तक, जब तक वो निकल नहीं जाता, हमें इस मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। उड़ी बाबा, अब समझ में आया कहां से कहां तक, कहां से कहां तक कंट्रोल करना है? नहीं समझ में आई बात? हम लोग एक छोटे से पोर्शन की बात नहीं कर रहे, मीन्स पूरी जगह जहां जहां मटेरियल ये पड़ा हुआ है, चाहे रॉ में चाहे फिनिश में, अगर मेरे कंट्रोल में है, जिस पर मेरा डिसीजन चलता है, हम वहां वहां कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल क्यों? कहानी ही सुन लो, क्यों? तो उसी में तो मजे आते हैं। सुनना ढंग से। हम जब फर्स्ट टाइम मटेरियल खरीदने, देखो ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तुम लोग के सामने वो क्वेश्चन आते जाएंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग न्यूमेरिकल में करते जाओगे, ठीक है ना? हमको ये पेन बनानी है, नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग टू बाय द मटेरियल, और मुझे ये मटेरियल खरीदना है 5 लाख किलो, 6 लाख kg पर एनम, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग बनाई है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से मुझे 6 लाख किलो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी प्लास्टिक की, साल भर में पड़ेगी। मेरी बात बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, इमेजिनेशन करते हुए चलना साथ साथ। तो मुझे 6 लाख यूनिट्स की, किलोग्राम की जरूरत है, और मैं सोच रहा हूं खरीदूं, कैसे खरीदूं, कैसे खरीदूंगा? अब सोचो, सोचते समय भी मटेरियल कॉस्ट रोल प्ले कर रहा है। पता करने से अच्छा है, छोटा मोटा मटेरियल नहीं है, 1 किलो का दाम 100 रुपए है, तो 6 करोड़ का मटेरियल आप खरीदने जा रहे हैं। हो सकता है 50 करोड़ का हो, 1000 रुपए किलो हो तो 60 करोड़ का हो जाएगा। अब 60 करोड़ रुपए का मटेरियल आप खरीदने की सोच रहे हैं सालाना, तो आपने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में, जिसको हम लोग कहते हैं निविदा सूचना, टेंडर नोटिस। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है। सोचो, वो तो सोच रहे हैं, वो क्यों आई एडवर्टीजमेंट? क्योंकि दे आर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल कॉस्ट, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल इट, दे जस्ट वांट टू रिड्यूस इट, तो इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट देखते हो। मेरी बात समझ में आई? उसमें लिखा रहता है इंटरेस्टेड सप्लायर ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड का सामान के लिए टेंडर भरें, ओपन होने की तिथि ये है और बंद होने की डेट ये है। तो जो भी सप्लायर होते हैं तुरंत टेंडर भरना शुरू करते हैं, मौका है, उनके लिए भी फायदे का चीज है। तो जिसका रेट सबसे हाई होगा मेरे लिए, हम उसको अलाउ करेंगे। कितना? अच्छा उल्टा बोल दिए ना, ओ तो बोलो ना सर, जिसका रेट सबसे, बस यही गड़बड़ कर दिए। हमें हमारे स्टैंडर्ड का सामान चाहिए और हमें एक बेस्ट सूटेबल प्राइस चाहिए। वी डू नॉट वांट टू गेट एनी टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन दैट, बिकॉज वी डोंट वांट टू हैम्पर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
इन द नेम ऑफ द गॉड नहीं, इन द नेम ऑफ द कॉस्ट। ठीक है ना, हम कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने लोगों से टेंडर इनवाइट किए और टेंडर की डेट जब आई सब रखते गए। जब एक टेंडर की डेट खुली तो 3-4 मैनेजरियल पर्सन जो डिसीजन लेने वाले हैं उन्होंने सारे के सारे लिफाफे ओपन किए, चाहे कंप्यूटर को ऑन किया जिसमें उन लोगों ने अप्लाई करवाया था, उसका अब एक एक का डिस्कस देख रहे हैं कि कहाँ से सामान आना है। अब देखो, मान लो हम कानपुर में हैं, तो कानपुर में माल आना है मेरी गोडाउन पे, कुछ लोग दिल्ली वाले हैं अप्लाई कर रहे हैं, कुछ मुंबई वाले अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नागपुर से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं और कुछ लखनऊ से और कुछ कानपुर से इटसेल्फ अप्लाई कर रहे हैं। किससे लूं सामान? कानपुर का हूं तो कहां से लूं? देखो ना, सोचने वाली बात है, कहां से? अरे कहीं से भी लो ना, फिर वही बात, तुम्हें कॉस्ट से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है। अब विदेश से आए या देश से आए, मेरी बात समझना, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब बात समझ में आई? तुमको सामान खरीदने से मतलब है, चलो, इसका मतलब जियोग्राफिकल एरिया इसमें कोई बाउंडेशन क्रिएट नहीं करता। अच्छा, अब मुझे उसमें चुनना है, मैंने चुना किसी को, प्राइस कम होगी उसको चुनूंगा या प्राइस हाई होगी उसको चुनूंगा? मेरे लिए प्राइस मैटर करता है, मैं कम प्राइस वाले को ऑफर दूंगा बशर्ते मुझे मेरी क्वालिटी का सामान मिले, मुझे मेरे स्टैंडर्ड का सामान मिले। हाँ या ना? तो मैं उन लोगों को अब अलग करूंगा जो हाई प्राइस पर सामान दे रहे हैं, या उन लोगों को अलग करूंगा जो सस्ते में दे रहे हैं या मेरी क्वालिटी का सामान नहीं दे रहे। मैं सॉर्टिंग का काम करूंगा, उन 500-600 की जो लिफाफे आए हैं उसमें से 25-50 को मैं सॉर्ट कर लूंगा। उन सॉर्टिंग्स के बाद उनमें से हम उन लोगों को बुलाएंगे, भैया सामान कैसे दोगे, फाइनल करना है। बात समझे आप? धीरे धीरे सोच रहा, चलो भाई, ये सारा का सारा देखो हम टिटिम्मा किस लिए रच रहे हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के चक्कर में एडवर्टीजमेंट पे मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, है कि नहीं? हम 10 लाख रुपए बचा सकते थे, नहीं बचा सकते थे? जरूरत क्या है बचाने की? हम उससे ज्यादा अभी बचा लेंगे। बात समझ में आई? अब जो 25-50 लोग सॉर्ट आउट किए गए हैं उनमें से हम देखेंगे कौन इंटरेस्टेड सप्लायर है। एक कहेगा भाई हम तो आपको माल सप्लाई करेंगे, टाइम पर सप्लाई करेंगे, रेट ये लगाएंगे, मुझे उसकी बात समझ में आई, तो मैं उसको क्या करूंगा? अरे बोलो ना, ऑर्डर दूंगा या नहीं दूंगा? ऐसे नहीं देंगे। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कहीं ये पहली बार हमसे तो बिजनेस नहीं करने जा रहा है कि नहीं? उस एक्साइटमेंट में ये सामान का दाम भी ठीक लगा रहा है, कम लगा रहा है और सामान भी उसी क्वालिटी का दे रहा है। औकात है या नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसा ना हो अभी हाँ कर दे, हम तो 10 लाख रुपए लगा चुके हैं एडवर्टीजमेंट में, कल ये दिवालिया हो जाए, हम कहां जाएंगे? तो हमें जिसको हम ऑर्डर देने जा रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। उसने आज तक कितने लोगों को सप्लाई की है, उसका सप्लाई का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या रहा है, टाइमली सप्लाई की है या नहीं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है या नहीं। अब बात समझ में आई? यानी उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे। अगर उसमें वो सूट करता है तो मैं उसको ऑर्डर यहां से दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ, बेटा मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा कर दो, मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कर दो, मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा करो, उसके बाद मैं ऑर्डर दूंगा। अरे सामान हमको खरीदना है और पैसा भी मैं इसी से ले रहा हूं, उल्टा नहीं है ना? उल्टा हो रहा है, जमाना उल्टा चल रहा है। सामान इसी से खरीदो और पैसा लेकर खरीदो। करोगे क्या? हाँ, करना पड़ेगा इसको। इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है इसको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने का, ये मौके मिलते नहीं है लाइफ में बार बार। ये करोड़ 2 करोड़ ढूंढेगा, इकट्ठा करेगा, फिर मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। मेरी बात समझना, इसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर, मेरी तो इससे ज्यादा दांव पर, इसीलिए तो मैं पैसा मांग रहा हूं कि बेटा कल तुम अगर छटक लिए, सब चीज ठीक है, सब ओके है, कल अगर तुम निकल लिए तो हम तो कहां जाएंगे? हम तो नुकसान करके बैठ जाएंगे, अपना प्रोडक्शन ठप करके। कल अगर तुम्हारा मटेरियल 4 दिन बाद डिले हो गया तो 4 दिन तक मेरे लेबर तो हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। हम वो नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब बात समझ में आई? मैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं। जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में सप्लाई, तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाती है। अब बात समझ में आई क्यों? रीजन यही है।
अब देखिए मैंने यहां पर भी कॉस्ट को कंट्रोल किया क्योंकि मैं आपको बांध रहा हूं अपने साथ। अच्छा, बांध लिया, सिर्फ डिपॉजिट भी करवा लिया, आपका टेंडर भी एक्सेप्ट कर लिया, आपको मैंने ऑर्डर भी दे दिया। अब आती है सेकंड स्टेज, यानी सप्लायर को ढूंढना सही तरीके से वो कॉस्ट को कंट्रोल करता है। अगर आपने सप्लायर सही नहीं चुना तो आपके लिए उल्टा बर्डन बन करके काम करेगा। चलिए आते हैं, सामने वाले को मुझे ऑर्डर देना है, कितने रुपए का है? 60 करोड़ का। कितना किलो माल खरीदना है हमको? 6 लाख। सामने वाले ने कहा हम दे देंगे। मेरे पास प्रॉब्लम ये आई कि सामान कैसे खरीदूं। हर महीने 50,000 किलो खरीदूं, हाँ या ना? हर महीने, या 15-15 दिन पर माल खरीदूं 25,000 किलो? अरे बोलो ना, तब भी मिल जाएगा उतना। या तो एक काम करो, काहे के लिए 25-25 हजार, सीधे 2 महीने का माल एक साथ खरीद लो, 1-1 लाख किलो। अरे बोलो ना। या अरे भाई काहे टेंशन पाल रहे हो, बार बार माल खरीदने, यही काम बचा है क्या? 6 महीने का सामान एक साथ खरीद लो, हाँ या ना? सॉरी, 3 लाख हो सकता है। या सीधे भैया सारा झंझट छोड़ो, एक ही बार में 6 लाख किलो सामान दे दो, टाटा और बाय बाय। बोलो, क्योंकि खरीदना तो मुझे 6 लाख किलो ही है, चाहे कोई भी केस ले लो, खरीदना तो मुझे 6 लाख किलो ही है एक साल में, चाहे केस कोई भी हो। या तो आप 12 बार ऑर्डर दो, 50,000 के कितने ऑर्डर लगेंगे? 12। या तो आप 24 ऑर्डर दे दो, या तो आप 6 ऑर्डर दे दो, या तो आप 2 ऑर्डर दे दो, या तो 1 ऑर्डर दे दो। देखो ना, हाँ या ना? आना तो उतना ही है 6 लाख, और जाना भी उतना ही है। 1,000 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा सामान आपको, क्योंकि तय हो चुका है, मैंने सप्लायर को बांध दिया है। 1,000 रुपए किलो, तो टोटल जेब से सलीना कितना निकलना है? अब बात समझ में आई? तो मेरे लिए कोई भी ऑप्शन, चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं, सब में मेरी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। इतनी मार खाओगे तुम लोग, बहुत घटिया सोच है तुम लोगों की, डिपेंड नहीं करता। इसके लिए पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पढ़ने जाओगे? अब समझ में आया ना? हाँ, अब याद आ रहा है, देखो ना। इसके लिए तुम लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे ऑर्डर नहीं करना, सारे गलत हो सकते हैं। दिस इज नॉट अ राइट वे। हम सामान वहां से खरीदेंगे, उस क्वांटिटी में खरीदेंगे, हम उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे। नाम में सुनो क्या लिखा है, आर्थिक आदेशित मात्राएं हिंदी में कहते हैं। हम उतनी क्वांटिटी में एक बार में ऑर्डर देंगे जो मेरे लिए टोटल कॉस्ट को क्या कर दे? मिनिमाइज कर दे, इकोनॉमी में ले आए। हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल नहीं आई होगी। सर ऐसे कैसे मिनिमाइज? टोटल कॉस्ट कितनी लगनी है? सारे केसेस में जब 60 करोड़ है तो आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं कि कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी? कम हो जाएगी? बताने दो। जब आप कोई सामान परचेस करने जाते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक? पहले कहानी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यानी यहां पर हमको क्या सीखना पड़ेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हो सकता है हमारा जो EOQ का आंसर आए वो 20,000 किलो एट अ टाइम आए। कितना? जो हमने सोचा ही नहीं था। हो सकता है 60,000 किलो आए, जो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समझ में आई बात? Now we have to decide through economic order quantity that means what quantity must be ordered at a time so that our total cost is minimized.
हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसके थ्रू, EOQ के थ्रू। किसके थ्रू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू। क्या नाम देते हैं उसको? EOQ। अब तो समझ में आया सर, ये तो समझ में आ गया EOQ से क्या निकलेगा। ठीक, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मजा आएगा उसमें। सामान मेरे दरवाजे पर पहुंच गया, मैंने उसको ऑर्डर दिया 60,000 किलो, मान लेते हैं। EOQ निकला कितना? 60,000 किलो। सामान मैंने ऑर्डर दिया, मेरे दरवाजे पर आकर रुक गया। क्या करूं? गेट पास बनाकर अंदर करवा लूं या ना करवाऊं, कि भगा दूं? अरे क्या करना है? ऐसे कैसे अंदर कराओगे? फिर से एक मटेरियल कॉस्ट का प्रॉब्लम आएगा। अगर हम सामान को ऐसे ही अंदर रखवा लें और अगर सामान उस स्टैंडर्ड का नहीं निकला जिस स्टैंडर्ड का मैंने ऑर्डर दिया था, तो मेरा जो भी आउटपुट निकलेगा, प्रोडक्शन पेन निकलेगी, वो खराब बनेगी या नहीं? तो क्या करें? उसका तुरंत इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। अब चाहे साइंटिस्ट हो चाहे इंस्पेक्टर हो, वो आएगा, वो गाड़ी को गेट पास बनवा करके गोडाउन के बाहर रखेगा, लेकिन सामान को अनलोड नहीं करवाएगा। उसका कुछ सैंपल निकालेगा और सैंपल को लैब में या इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। इंस्पेक्टर चेक करेगा क्या ये क्वालिटी मटेरियल की वही है जिसका हमने ऑर्डर किया था। अगर हाँ, तो वो इंस्पेक्शन के रिपोर्ट पर ओके का बटन दबाएगा और तब जाकर माल अनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात ढंग से समझना, देखो कहानी है बिल्कुल। लेकिन अगर उसने वहां पर ना कर दिया तो सामान को भैया वापस गेट पास दो और वापस भेजो और पेनाल्टी लगाओ कंपनी के ऊपर कि तुमने सामान खराब क्यों भेजा। नहीं दोगे तो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मेरे पास सामान तो हमेशा सही आने की उम्मीद है। चलो, ये भी एक कॉस्ट कंट्रोल का तरीका है या नहीं है? है। सामान को अब हम अनलोड करवाएंगे, अंदर रखवाएंगे। कहां रखवाएंगे? अंदर रखवाएंगे। अब इसमें तो कोई मटेरियल कॉस्ट का तो है नहीं। सामान को उठाओ और अंदर क्या कर दो? रख दो। ऐसे नहीं, स्टोरिंग का भी प्रॉपर सिस्टम होता है। अब पता चला मंगवाए हो प्लास्टिक, चलो मंगवाए हो तुम लोग गेहूं, रख दो ओपन में, सीमेंट है खुले आसमान के नीचे रखवा दो और 2-4 बूंद पड़ जाएंगी तो सब चौपट। पेट्रोल और डीजल आया है, खुला पड़ा हुआ है है कि नहीं? ड्रम के ड्रम, कुछ दिन में सब इवोपरेट होकर खत्म। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। सामान अंदर ले आओ, जहां उसका हिसाब किताब बना हुआ है जिस सामान का, उसको वहां अनलोड करवाओ। अब बात समझ में आई? उसको वहां से अनलोड करवाओ। सामान यहाँ से आएगा, यहाँ अनलोड करना है तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके, ताकि उसका सीलन के प्रॉब्लम ना हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज ना आने पाए, इवोपरेशन की इश्यूज ना आने पाए। ये कॉस्ट कंट्रोल का तरीका है भाई। यहाँ कम कॉस्ट में हम उस पर कंट्रोल रख पाए। पक्की बात है। जो सामान आया, अब एक सामान तो आएगा नहीं प्लास्टिक, कई सामान आ सकते हैं। कुछ यहां पर रहेगा, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, है कि नहीं? मेरे पास सामान जो आया, ढंग से सुनना, A, B और C, 3 अलग अलग सामान आए मेरे पास। मान लेते हैं 3 सामान है। एक सामान का नाम A है, एक सामान का नाम B है और एक सामान का नाम C है। ये 100 किलो है, ये 5,000 किलो है और ये 50,000 किलो है। बताओ कंट्रोल किस पर सबसे ज्यादा करेंगे? सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देंगे हम? अरे बोलो ना, किस पर ज्यादा कंट्रोल करेंगे? A पर, B पर या C पर? नुकसान होने की समस्या कहाँ आती है सबसे ज्यादा? होता क्या है, जब मेरे पास चाय बनानी हो घर पे और मेरे पास एक छोटा भगोना है चीनी डालने का और एक बोरा पड़ा हुआ है चीनी, 2 ऑप्शन है। तो जब छोटे भगोने में से चीनी निकालेंगे तो सोच समझ कर निकालेंगे, और जब बोरे में से तो मुट्ठी डालेंगे, ऐसे फेंकेंगे, कुछ जमीन पर भी गिरेगा। तो कंट्रोल किस पर ज्यादा होना चाहिए? कंट्रोल किस पर ज्यादा होना चाहिए? तुम लोग तो रुला मारोगे।
बोरे पर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए ना, क्योंकि उसका वेस्टेज ज़्यादा होगा। जिस चीज़ की कमी होती है उस पर तो हम कंट्रोल ऑटोमेटिक कर लेते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है उसका लोग वेस्टेज करते हैं, फालतू में बर्बाद होता है सामान। आपके घर में देखो, अभी 4 बोरा आटा आ जाए तो अभी तक छोटे भगोने में डालते थे, कौन डाले, ऐसे ही उठा, अरे साल भर चलेगा, पता चला उसमें चूहा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब खत्म, बर्बाद होता है। बात समझ में आई? तो हम किस पर कंट्रोल ज़्यादा करेंगे? अरे बोलो ना, तुम लोग बोलते किस पर? इसकी कीमत है 5,000 रुपये किलो, इसकी कीमत है 100 रुपये किलो, और इसकी कीमत है 2 रुपये किलो। अब किस पर कंट्रोल करोगे? अब हमें ये बताओ। हाँ, ये भूसे पर ज़्यादा कंट्रोल करोगे, गाय न खा जाए तो 2 गार्ड लगा दो, और ये जो सोना रखा हुआ है उसको कोई देखने वाला नहीं, किस पर कंट्रोल करोगे? तो क्वांटिटी बेस्ड कंट्रोल नहीं होता, वैल्यू बेस्ड कंट्रोल होता है। वो सही बोला था बीच में, है कि नहीं? तो ये 5 लाख का सामान है, ये भी 5 लाख का सामान है, और ये 1 लाख का सामान है। वैसे मैंने गलत लिख दिया, ये 50,000 किलो मान लो, तो ये 5 करोड़ का सामान है, जो भी हो, 50 लाख जो भी हो, ठीक है ना? हम लोग इस कंट्रोलिंग सिस्टम को नाम देते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC एनालिसिस। क्या नाम देते हैं? ये भी सीखेंगे हम लोग, अभी कुछ नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं इस चैप्टर में, हमको पढ़ना क्या क्या है। तो कंट्रोल किस पर करें? सामान तो मंगवा लिया, स्टोर भी कर लिया, करने जा रहे हैं या करेंगे, कंट्रोल किस पर ज्यादा करें? वो कंट्रोल होता है ABC एनालिसिस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, नाम ही है उसका ABC, ठीक है ना? एक और चैप्टर पढ़ते हो ABC कॉस्टिंग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो। हम कभी भी ABC एनालिसिस नहीं बोलते, हमेशा ABC सिस्टम बोलते हैं। ABC एनालिसिस जब भी बोलेंगे वो ऑलवेज बेटर कंट्रोल के लिए बोलेंगे, और ABC जब केवल बोलेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलेंगे, वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, ठीक है ना? तो ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल है, ये भी हो गया। यानी हमें 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। EOQ, खरीदते समय कितनी क्वांटिटी में माल खरीदें, खरीदा है स्टोर रूम में रखा हुआ है, कंट्रोल किस पर ज्यादा करना है, कंट्रोल किस पर कम करना है, वो हमें बताता है ABC सिस्टम, यानी उसको प्रॉपर स्टोर वगैरह करना। चल सकते हैं आगे। जब सामान आता है हम उसको गोडाउन में रखवाते हैं, वेयर हाउस में रखवाते हैं, सुनना ढंग से, ये आपका स्टोर है जहां सामान रखा रहता है, और यहीं बाहर एक ऑफिस बनी रहती है जो सामान के आने और जाने पर कंट्रोल करता है, ठीक है? जब वो इंस्पेक्टर सामान अंदर ले जाएगा तो क्या कोई बिना हिसाब किताब के रख लेगा? नहीं, उसको यहां एंट्री करवानी पड़ेगी, इनवॉइस को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, स्टॉक कितना आ रहा है वो देना पड़ेगा। जब सामान उतरेगा तो नोट करेगा, तुम लोगों ने पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, अच्छा उतारो 1 2, एक आदमी गिनता रहता है, आदमी कितना सामान अंदर जा रहा है, वो रिपोर्ट यहां पर प्रेजेंट करनी पड़ेगी ऑफिस में, और ये रिपोर्ट का हिसाब यहां पर स्टोर लेजर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? स्टोर लेजर, कि कितना सामान अंदर जा रहा है और अंदर से कितना सामान बाहर जा रहा है। इस स्टोर लेजर में हम लोग क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं और कॉस्ट भी मेंशन करते हैं। क्वांटिटी भी मेंशन होती है और कॉस्ट भी मेंशन होती है। सामान यहां से निकला और अपनी जगह पर रख दिया गया, आने दो धीरे धीरे, अभी हम केवल कहानी पहले जनरेट कर लो, क्या होगा वो धीरे धीरे तो सीखेंगे, पूरा आने वाले लेक्चर ही उसी पर बेस्ड है, टेंशन ना लेना। पहले दिमाग में कहानी तो क्रिएट हो जाए कि हमको पढ़ना क्या और कितने मजेदार चीजें पढ़नी और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे पढ़ने के लिए। तो पहला EOQ आया, ABC एनालिसिस आया,
फिर स्टोर लेजर कैसे मेंटेन होता है, स्टोर लेजर में तुम लोग देखोगे फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, बेस स्टॉक मेथड। अरे काहे के लिए भी टेंशन ले रहे हो, अभी वहीं पर रुको ना, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां स्टोर में सामान रखा गया, स्टोर में यहां पर सामान आ गया। अब यहां एक सामान नहीं है, 50 सामान मौजूद हैं। मेरी बात समझना, 50 सामान मौजूद हैं। एक आदमी जो सामान यहां से लेकर यहां रखवा रहा है, इसने यहां तो रिकॉर्ड जमा कर दिया और स्टोर मैनेजर ने काम कर लिया अपना, लेकिन जो सामान यहां से बंदा रख रहा है और जो बंदा यहां से सामान निकाल रहा है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालें या ना डालें? डालें, क्योंकि सामान बड़ा कीमती है। सामान अंदर रखाने आया, इसमें से 2 यूनिट लेकर निकल लिया है कि नहीं, पता भी ना चला। तो इसके लिए हम लोग हर एक जगह पर, जिसके जो सामान की जगह होती है, वहां पर हम लोग लटका देते हैं बिन कार्ड। क्या लटका देते हैं? बिन कार्ड। इसमें केवल क्वांटिटी का डिटेल होता है, रेट से इसका कोई लेना देना नहीं। जो आदमी यहां पर सामान रखेगा वो अपना नाम लिखेगा, डेट लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, कितना क्वांटिटी रखा वो चला जाएगा। और जो आदमी निकालने आएगा, कितना सामान उठाया, डेट लिखेगा, नाम लिखेगा, चला जाएगा। रेट से उसको क्या लेना देना है कि नहीं। तो बिन कार्ड रखा रहता है इस हिसाब के लिए। सामान यहां तक रखा गया, निकल रहा है, उसका कंट्रोल हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। अच्छा, ये स्टोर रूम है और ये वो है फैक्ट्री का प्लेस। ये क्या है? अब सामान वहां रखा गया, अब ये फैक्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां मशीन गड़गड़ गड़गड़ करके काम कर रही हैं। और यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक, 1 किलोमीटर कुछ दूरी है, 1000 कदम की। अब सामान तो ये स्टोर रूम से कहां निकल करके आएगा? अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो फैक्ट्री में ही सामान की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर यहां बैठा हुआ है अपनी ऑफिस में, प्रोडक्शन मैनेजर बैठा है अपनी ऑफिस में। अब इसके पास ये डिसाइड करना है क्या जो प्रोडक्शन वो करने जा रहा है उतना मटेरियल उसके पास अवेलेबल है या नहीं, है कि नहीं। अगर उसको प्रोडक्शन में मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो यहां से वो एक लेटर बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन लेटर। क्या बनाएगा? और जिस आदमी को जिम्मेदारी देगा वो आदमी दौड़ता हुआ पहुंचेगा स्टोर मैनेजर के पास, कहेगा ये लीजिए साहब, वहां से ऑर्डर मिला है, सामान दो। ये आदमी यहां से सामान निकालेगा, उसको हैंडओवर करेगा, वो बंदा यहां से सामान लेकर यहां पर आएगा और बीच में 10-20 किलो खा जाएगा। कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कैसे करोगे इसको? हम जो लेटर देंगे वो मटेरियल रिक्विजिशन लेटर देंगे, 2 पार्ट में देंगे, 3 पार्ट कह सकते हो, 3 पार्ट में देंगे। एक पार्ट ये अपने पास रोक लेगा, 2 पार्ट उसके हाथ में देगा, एक पार्ट ये साइन करवा करके लेता आएगा और एक पार्ट वहां जमा कर देगा। कितने पार्ट? यानी मटेरियल रिक्विजिशन के 3 या 4 पार्ट बनते हैं, कम से कम 3 तो बनेंगे। एक पार्ट यहां पर रिकॉर्डिंग के लिए, एक पार्ट यहां रिकॉर्डिंग के लिए और एक पार्ट उसके हाथ में साइन करके वापस लाने के लिए, मैच कराने के लिए। बात समझ में आई? पक्की बात है? ये भी समझ में आया नहीं आया? इसको हम लोग कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन लेटर। हो सकता है यहां से ऑर्डर गया हो 50,000 किलो का, वहां से निकला केवल 40,000 किलो प्रोडक्शन के लिए, यहां ज्यादा निकला हो। प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। हो गया, मैच कर गया। फैक्ट्री में सामान आया, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर्पस के लिए सामान जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। बहुत बड़ी दिक्कत अब स्टार्ट हो रही है। जो लेबर उस सामान को हैंडल कर रहा है वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड है, या काफी दिन छुट्टी लेकर के आया है जिसको ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरी बात समझना, अगर हम सामान कह दें जाओ अब बनाओ, तो
अनस्किल्ड वाला उठाएगा, उसको क्या मालूम कितना किसको मिक्स करना है। हो सकता है 50,000 रुपए किलो वाला ऐसे उठाए और ऐसे फेंके, जमीन पर भी गिराए, उसको कोई वैल्यू नहीं मालूम उसकी, है कि नहीं। तो हमें किस आदमी को कौन सा मटेरियल हैंडल करने देना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मटेरियल होगा वेस्ट, बर्बाद होगा। और मटेरियल ज्यादा लग जाएगा तो भी मेरा जो आउटपुट है खराब निकलेगा। रेशियो अगर खराब होगा मटेरियल मिक्सिंग का तो जो आउटपुट निकलेगा वो खराब होगा ना। चीनी ज्यादा पड़ जाए, नमक कम पड़ जाए, नमक ज्यादा पड़ जाए, चीनी कम पड़ जाए, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कहने का मतलब वो मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए रेशियो में। तो हम स्किल्ड लेबर के थ्रू काम करवाते हैं, मटेरियल को अलग अलग सही हाथ को सही काम देते हैं। बात समझ में आई। वहां पर भी हम कॉस्ट को सेविंग कर सकते हैं। प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल बन के तैयार हो गया तो उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, गोडाउन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? गोडाउन में रखते हैं सेल करने के लिए। वेयर हाउस, ये इसको गोडाउन कहा जाता है जहां रॉ मटेरियल रखा जाता है। वेयर हाउस भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज्यादा उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ना पड़ो, बस गोडाउन में रख दिया। अब गोडाउन में सेल के लिए रखा हुआ है, अब तो हमारी टेंशन खत्म। अरे है टेंशन, जब तक वो सामान बिक ना जाए, जब तक वो फैक्ट्री गेट से गेट पास के थ्रू बाहर ना निकल जाए, तब तक वो जिम्मेदारी मेरी है। अगर सामान मेरी ही गाड़ी से जा रहा है तो जब तक वो कस्टमर के डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए तब तक वो मटेरियल की कॉस्ट की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कस्टमर खुद आकर सामान लेकर के जा रहा है तो भैया एक बार यहां दरवाजे से टाटा बाय बाय सी ऑफ कर दिया तो बेटा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वहां तक की जिम्मेदारी। तो सोचो, सोचने से लेकर निकालने तक का सारा जिम्मेदारी हमारा है। क्लियर है? आते हैं, छोटा सा टॉपिक है EOQ। अब बीच बीच में और भी कई वर्ड्स आएंगे। बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है, स्टोर लेजर को कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। EOQ कैसे बनाते हैं, फिर उसके कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीज़ें आएंगी। देखो होता क्या है कि एक और चीज़ है, जब यहाँ सामान आया 50,000 किलो, आखिर ऑर्डर से निकला ना, मटेरियल रिक्विजिशन लेटर आया था तो वहाँ निकालना पड़ा ना, देना पड़ा ना सामान। किसको? फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में। यहाँ सामान कम हुआ या नहीं हुआ? मान लो 4 दिन के बाद फिर आ जाए 20,000 किलो और दो, तो इधर दिखाते है ही नहीं है ही नहीं सामान, क्या करे? अरे हाँ, तो उसके लिए भी सिस्टम है। उसके लिए क्या सिस्टम है कि आपके पास स्टॉक हमेशा मेंटेन रहे, जिसको हम लेवल्स ऑफ स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम लेवल भी हो सकता है। आपको स्टॉक का कितना मिनिमम लेवल रखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। इससे कम मटेरियल रहेगा बेटा, धंधा बंद होने के चांसेस हैं। हमेशा आपका मटेरियल इस मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल है, ये ना हो कूड़े की तरह भर दो, है कि नहीं। फालतू पड़ा रहेगा तो भी सड़ेगा, खराब होगा, मिस हैंडलिंग होगी, वेस्टेज होगा, इवोपरेशन होगा या नहीं होगा? अच्छा, एक होता है डेंजर लेवल, इसके नीचे गया तो बस अब शटडाउन का चक्कर आने वाला है। मेरी बात समझना। एक होता है एवरेज लेवल, इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लोगे। डेंजर लेवल क्या होता है? मिनिमम के नीचे होता है या मिनिमम के ऊपर होता है? मिनिमम से ना, डिपेंड करता है। कई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेंजर लेवल मिनिमम से थोड़ा ऊपर रखते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेंजर लेवल मिनिमम से नीचे रखते हैं। दैट डिपेंड्स। बिजनेस का सिस्टम क्या है, किस सिचुएशन में बिजनेस काम करता है, रिस्की मटेरियल है या कम रिस्की मटेरियल है, आसपास के माहौल में अवेलेबल है वो मटेरियल या दूर से आना पड़ता है, डिपेंड्स। अब समझ में आया? तो मिनिमम लेवल से नीचे भी कभी कभी डेंजर लेवल होता है और मिनिमम लेवल से ऊपर भी कभी कभी डेंजर लेवल होता है। तो हम लोग को ये लेवल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल। अरे एक बार मटेरियल इस लेवल तक पहुंच गया तो हमें तुरंत यहां से सामान ऑर्डर करने का पास करना पड़ेगा, तुरंत सामान ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर सामान देखो धीरे 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 कम होता जा रहा है। एक लेवल आया, यहां से ऑर्डर पास करो, यहां से ऑर्डर पास हो करके सामान आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं पास किया तुरंत अगले 1 घंटे में आ जाएगा, 3 दिन 4 दिन 10 दिन, जिसको हम लोग कहते हैं लीड टाइम, जिसको हम कहते हैं लीड टाइम। तो सामान का ऑर्डर देने से लेकर सामान आने तक
तो जब से ये सामान का ऑर्डर गया है ये नीचे नीचे जा रहा है, उधर पहुंचा, इधर से सामान आ रहा है, ये यहां तक पहुंचा, तब तक फिर ये धड़ाम से ऊपर। अब समझ में आई बात? इसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल पर कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे? रीऑर्डर लेवल पर सामान आया, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे? रीऑर्डर लेवल तक सामान पहुंचा, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे? वो हमेशा होता है ईओक्यू। ओ यही तो ऑर्डर देना है हमको, भूल क्यों रहे हो? जब भी एक लेवल पर सामान आएगा हमको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, तो किस क्वांटिटी का ऑर्डर दें? हमेशा ईओक्यू का ऑर्डर दोगे ना। अब बात समझ में आई? कभी कभी ईओक्यू अलग और आरओक्यू अलग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। कभी कभी देखा जाएगा कब अलग होता है। तो ये लेवल्स हम लोग को देखने हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल और रीऑर्डर लेवल, ये भी देखने पड़ेंगे। कहानी केवल बता दे रहे हैं हम तुम लोग को ईओक्यू की, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम इतने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देंगे एट अ टाइम, एक बार में, ताकि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अगर तुम लोग जब ऑर्डर देने जाते हो, यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जानते हो परचेस कॉस्ट तो मालूम है कितना लगेगा। परचेस कॉस्ट हमें पहले से मालूम है कितना लगेगा, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं, उसके साथ टेंडर फाइनल हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, वो तो डिसाइडेड है ही कितना लगेगा। लेकिन हमेशा जब आप ऑर्डर देंगे, मैंने कहा जब आप ऑर्डर देंगे, इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट ऐड हो जाती हैं। कौन सी कॉस्ट? एसोसिएटेड कॉस्ट ऐड हो जाती हैं। और ये एसोसिएटेड कॉस्ट दो तरह की होती हैं। पहले को हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरे को हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। पहले को हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे को हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। इट मीन्स एज एंड व्हेन यू विल प्लेस एन ऑर्डर, इट डजंट मीन एट ऑल दैट ओनली परचेजिंग कॉस्ट विल बी द कॉस्ट टू यू. There are two more costs which will be associated with the purchase cost. The first one is your ordering cost and the second one is your carrying cost. Now these costs you have to bear. आपको ये दो और कॉस्ट बियर करनी पड़ेंगी, और सारी प्रॉब्लम केवल इन दो कॉस्ट के कारण आई है. किसके कारण आई है? इन्हीं दो कॉस्ट के कारण आई है. ईओक्यू का कंसेप्ट आता ही नहीं अगर ये दो कॉस्ट नहीं होती तो. मेरी बात समझ? क्योंकि हमारा तो टोटल साल भर में 60 करोड़ जाना है, 60 करोड़ जाना है, 60 करोड़ जाना है, 60 करोड़. अरे नहीं भाई, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे आपको दो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेंगी. द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन शॉर्ट यू कैन से ओसी, एंड द सेकेंड वन इज सीसी. केवल कहानी में समझा रहा हूं, बाकी और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे. गद्दा देखियो, गद्दा, बेड, सोफा. बैठते हो तो जहां बैठते हो दब जाता है, बगल वाला ऊपर हो जाता है. उधर बैठते हो तो उधर दब जाता है, इधर वाला ऊपर होता है. ये भी वैसे ही हैं, वैसा ही रिएक्शन देती हैं. जब ये कॉस्ट कम आप करोगे तब ये कॉस्ट बढ़ने लगेगी, और जब ये कॉस्ट बढ़ेगी तब ये कॉस्ट कम होने लगेगी. हम तो फंसे हुए हैं बीच में. हम जाएं तो जाएं कहां? एक कॉस्ट कम करो, दूसरी मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है. दूसरी कॉस्ट को कम करो, पहली वाली मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है कि नहीं? तो जाएं कहां? कहा गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस यूनिट्स पर हम प्लेस करेंगे, या वो यूनिट्स हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेंगी जहां पर ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएं. ओ ना तू ज्यादा ना हम कम, दोनों बराबर. जहां दोनों कॉस्ट, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो भैया दोनों को बराबर लाकर छोड़ दो. वो मिनिमम कॉस्ट होती है. वो क्या होती है? मिनिमम कॉस्ट होती है, जहां पर आप अपने स्टॉक को ऑर्डर करना चाहिए. यानी जब हम ऑर्डर करेंगे यूनिट्स का, तब हमारी एक कॉस्ट कम होगी, दूसरी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ेगी. तो हम क्या करें?
इतने यूनिट्स, कितने यूनिट्स मालूम नहीं, वही निकालना है। इतने यूनिट्स, कितने यूनिट्स मालूम नहीं, वही निकालना है। कितने यूनिट्स, इतने यूनिट्स का ऑर्डर एक बार में दो जिससे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। परचेस कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगी, मानकर चलते हैं, मानकर चलते हैं, डिस्काउंट का देखेंगे, मानकर चलते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी ईओ कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी रोल प्ले होता है, और ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती हैं। क्या होती हैं? जिसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है। अब समझ में आ रहा है रेलिवेंट कॉस्ट? ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है जिसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है। तो हमने कहा कि ईओक्यू इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देंगे जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है किसके? कैरिंग कॉस्ट के। पक्का? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? हमने ऑर्डर देना है तो हमको एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा प्रोफार्मा, हाँ या ना? हमको ऑर्डर वो बनाना पड़ेगा, ऑर्डर का बुक बनाना पड़ेगा। ऑर्डर देंगे, वहां जाएगा, अब चाहे मेल जाए चाहे कुछ जाए, लेटर के थ्रू जाएगा, वहां से सामान आएगा। तो सामान आएगा तो क्या पैदल आएगा सामान या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट लगेगी। जितनी बार आप ऑर्डर देंगे उतनी बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, उतनी बार लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट आएगी, हाँ या ना? जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रांसिट का हमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये कॉस्ट को बढ़ा रहा है ना। एक बार में दे देते तो कॉस्ट नहीं होती, यानी जितनी बार ऑर्डर जाएगा उतनी ये कॉस्ट बढ़ेगी। ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में ऑर्डर, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी। एक ही ऑर्डर में दे दोगे तो कम कॉस्ट में काम होगा, एक ही बार सामान आएगा, एक ही बार का इंश्योरेंस लगेगा, झंझट खत्म। एक ही बार लोडिंग और अनलोडिंग, कॉस्ट कम हो जाएगी। मेरी बात समझ गई? नहीं, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर प्लस होते हैं तो कॉस्ट भी हमारी प्लस होगी। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कम होते हैं तो कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी, हाँ या ना? इसका मतलब जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम ज्यादा देते हैं, 10 ऑर्डर में के 10 ऑर्डर दे रहे थे, अब 20 ऑर्डर देंगे, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर हम बढ़ाते हैं इसका मतलब क्वांटिटी उतनी कम लाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा दिए तो क्वांटिटी कम खरीदनी है। अरे हाँ, 6 लाख किलो चाहिए, 20 ऑर्डर में लाना है या 5 ऑर्डर में लाना है। अगर 20 बार ऑर्डर देंगे तो 30,000 किलो खरीदना पड़ेगा एक बार में, हाँ या ना? सिंगल ऑर्डर में कितना किलो खरीदना पड़ेगा? और अगर 5 ऑर्डर में देंगे तो 1,20,000 किलो एक बार में खरीदना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप प्लस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लस करेंगे, उतनी क्वांटिटी आपकी कम होगी, क्वांटिटी लेस होगी, हाँ या ना? क्वांटिटी क्या होगी? लेस होगी। और जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप कम करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आप 20 ऑर्डर से 5 ऑर्डर पर ले आए तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऑर्डर कम कर दिया, 20 ऑर्डर से कितना कर दिया, तो क्वांटिटी बढ़ गई ना। हर ऑर्डर में हमको ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी हाई रखनी पड़ेगी, हाँ या ना? मेरी बात ढंग से समझना इधर ही। जब क्वांटिटी कम खरीदते हैं ना, मेरे पास जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सामान आया, अब 10 दिन तक संभालने वाला कोई चाहिए ना? नहीं चाहिए। सामान ज्यादा मंगा लिया, 2 गोडाउन भर गए तो 2 गार्ड रखने पड़ेंगे। कम सामान मंगाया, एक ही गोडाउन भरा, एक ही गार्ड रखना पड़ेगा। ज्यादा सामान मंगाया, ज्यादा बिजली का खर्चा होगा, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। ज्यादा सामान मंगाया, ज्यादा इवोपरेशन होगा। ज्यादा सामान मंगाया, उठा करके फेंकने वाला वही इवो जो है वेस्टेज का काम होने लगेगा। ज्यादा सामान मंगाया तो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। ज्यादा सामान अगर मंगाया है तो सिक्योरिटी कॉस्ट, गार्ड की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब बढ़ने लगते हैं, हाँ या ना? ज़्यादा सामान मंगाएंगे
तो ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ज़्यादा पैसा ब्लॉक होगा तो इंटरेस्ट का मेरा नुकसान होने लगेगा, नहीं? तो ये कैरिंग कॉस्ट है। क्या है ये? कैरिंग कॉस्ट। और कम सामान रखेंगे तो कम कॉस्ट आएगी। तो क्वांटिटी लेस है तो कैरिंग कॉस्ट माइनस में जाएगी, और अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट प्लस में जाएगी। हाँ या ना? अरे हाँ, अभी तो बताया। अच्छा देखो ना क्या पता चला, जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, देखो इधर, जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तब तक कैरिंग कॉस्ट, और जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है कैरिंग कॉस्ट कम। यही तो प्रॉब्लम है, एक को दबाओ दूसरे को दबाओ। हाँ या ना? तो हमारा जो EOQ डिपेंड करेगा, ढंग से सुनना, परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। जहां पर ये इररेलेवेंट हो जाता है इफ नो डिस्काउंट, यानी हमारे लिए डिसीजन किसके थ्रू लेना है? केवल दो के थ्रू, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस, और इसके लिए भी हमें यह समझा दिया गया कि जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहीं पर डिसीजन लिया जाएगा EOQ का। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला अपने आप ड्रॉ होगा, तुम लोग को फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला तुम लोग खुद बना लोगे, ठीक है ना? और एक बार फॉर्मूला ड्रॉ करने आ गया तो बिलीव मानो तुम लोग का क्वेश्चन कैरिंग EOQ से रिलेटेड कितना भी टफ दे देगा वो बच्चों। अच्छा, असल में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, 2AC/cc पर यूनिट पर एनम अंडर रूट करके रट लेते हैं, उसी से निकालते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मैं फंसा दूंगा, नहीं निकाल पाओगे आंसर, नहीं निकाल पाओगे अगर मैं दे दूं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, भले लाख फॉर्मूला रटते रह जाओ, मेरी मर्जी में फंसा दूंगा। अब बात समझ में आई? तो हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। जब ड्रॉ करते हैं तो पूरा कंसेप्ट समझ में आता है, स्टोरी उसके पीछे की, तो क्वेश्चन कितना भी टफ रहेगा वो हम लोग तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू बच्चों।